हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? अच्छे हैं, मजे में, मस्ती में हैं। तो बाबू, जैसा कि आप लोगों को बोले थे कि रीजनिंग टेस्ट 2 आपके लिए आएगा। और देखिए, रीजनिंग टेस्ट 1 के बाद हम आपके लिए हर रोज पर डे जो मंडे टू फ्राइडे आप लोगों का चलता है, इसमें आप लोग रीजनिंग टेस्ट 1 के बाद आज देख रहे हैं रीजनिंग टेस्ट 2। तो चलिए, क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए साइलोगिज्म से है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन इसमें आप देख रहे हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका इसमें साइलोगिज्म से दिया गया है और इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सभी बड़े छोटे हैं। सभी बड़े जो है बाबू वह छोटे हैं, ऐसा इसमें कह रहा है। तो चलिए सभी बड़े को छोटे बनाते हैं। सभी बड़े छोटे हैं, कुछ छोटे लंबे हैं और कुछ छोटा क्या है, तो वो बाबू लंबा है। इसके बाद कुछ लंबे पतले हैं और कुछ लंबा क्या है, तो वह बाबू पतला है। तो नंबर एक है, कुछ छोटे पतले हैं, कुछ छोटा जो है वो क्या पतला है। यहाँ देखिए तो छोटा यहाँ पर है और पतला यहाँ पर है, दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन तो है नहीं, कोई मतलब तो है नहीं। पहला निष्कर्ष हो गया गलत। दूसरा है, कोई पतला लंबा नहीं है। यहाँ लिख रहा है कोई छोटा पतला है, कुछ छोटा पतला, तो गलत हो रहा है। कोई पतला लंबा नहीं है, तो कोई भी पतला जो है, पतला यहाँ पर और लंबा यहाँ पर। कोई पतला लंबा नहीं है, तो क्या पतला लंबा नहीं है? क्या पतला तो लंबा हो रहा है, इसीलिए यह बात भी क्या हो गया, गलत। यानी कि पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष दोनों का दोनों क्या है, गलत है। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 नंबर, ऑप्शन बी। यानी कि ना तो पहला और ना ही दूसरा सत्य है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 नंबर। इसमें देखिए क्या लिख रहा है, सभी पुरस्कार उपलब्धियां हैं। सभी पुरस्कार उपलब्धियां हैं। पुरस्कार उपलब्धि है। सभी उपलब्धियां सफलताएं। सभी उपलब्धि जो है बाबू वो सफलता है। सभी सफलताएं चिरस्थायी है। चीर अस्थाई है क्या चीज? सभी सफलता जो बाबू चीर अस्थाई है। तो निष्कर्ष है पहला, सभी सफलताएं उपलब्धियां हैं। सभी सफलता जो है वो उपलब्धि है क्या? देखिए तो सारा का सारा सफलता उपलब्धि के अंदर है क्या? तो सारा का सारा सफलता तो उपलब्धि के अंदर नहीं दिया हुआ है, सारा का सारा उपलब्धि सफलता के अंदर है, इसलिए यह बात क्या हो रहा है, गलत। कुछ चिरस्थायी सफलताएं हैं और कुछ चिरस्थायी, तो ये जो चिरस्थायी है ये सफलता है कि नहीं है, देखिए तो है। तो कुछ चिरस्थायी सफलताएं हैं, यह बात बिल्कुल ही सही। तो पहला निष्कर्ष हुआ गलत और दूसरा निष्कर्ष हो गया बाबू सही, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। पहला निष्कर्ष गलत है और दूसरा निष्कर्ष सही है। आंसर इसका क्या होगा, एक मिनट। और सॉरी, लिख रहा है कि कुछ चिरस्थायी सफलता नहीं है। हम इसको गलती से बाबू पढ़ रहे थे कि कुछ चिरस्थायी सफलताएं हैं, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। सॉरी, गलती हो गया आपसे, यहाँ नहीं है लिखा हुआ। और जब लिखा हुआ कि कुछ चिरस्थायी सफलता नहीं है, तो यह बाबू निगेटिव हो रहा है, इसलिए यह गलत हो जा रहा है। ये देखिए इधर वाला चिरस्थायी तो सफलता हो रहा है ना, ये तो सफलता हो रहा है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था, ये हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, इसलिए यह भी निष्कर्ष हुआ गलत। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों गलत है, आंसर हो जाएगा इसका भी बाबू बी। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? कुछ प्रतिवादी शत्रु है, प्रतिवादी शत्रु है, कोई शत्रु मित्र नहीं है, कोई भी शत्रु जो है वह मित्र नहीं है। कुछ मित्र अजनबी और कुछ मित्र क्या है? अजनबी है। तो नंबर 1, कुछ प्रतिवादी मित्र है, सॉरी कुछ प्रतिवादी मित्र नहीं है। तो प्रतिवादी जो है वह देख लीजिए मित्र नहीं है। अभी तो ये फिलहाल सही लग रहा है कि प्रतिवादी मित्र नहीं है। अब इसी को हम देखते हैं, कुछ प्रतिवादी शत्रु है, ठीक है, कोई शत्रु मित्र नहीं है। तो शत्रु मित्र नहीं है लेकिन प्रतिवादी तो मित्र हो सकता है ना। शत्रु मित्र नहीं है लेकिन प्रतिवादी तो मित्र हो सकता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है हमारा, कुछ प्रतिवादी मित्र नहीं है, तो कुछ प्रतिवादी मित्र है और कुछ प्रतिवादी मित्र नहीं है। एक डायग्राम से गलत, एक डायग्राम से सही, तो आंसर हो जाएगा या बिल्कुल ही गलत। सभी अजनबी मित्र है, सारे के सारे जो अजनबी है देख लीजिए वो क्या है, मित्र के अंदर है क्या? यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं, दोनों ही तरफ से क्या है? गलत। इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष इसका भी क्या है? तो गलत है। एक मिनट, पता नहीं आज क्या हो रहा है, हमसे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट ठहर लेंगे, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है लग रहा है। कुछ प्रतिवादी शत्रु है, कुछ प्रतिवादी शत्रु है, प्रतिवादी बाबू शत्रु है, कोई शत्रु मित्र नहीं है। शत्रु जो है वह मित्र नहीं है। बहुत अच्छा, कोई शत्रु मित्र नहीं है। कुछ मित्र अजनबी है और कुछ मित्र जो है बाबू वह क्या है? अजनबी है। ठीक है, अब यहाँ पर है कि कुछ प्रतिवादी मित्र नहीं है। कुछ प्रतिवादी जो है वह बोल रहा है वह मित्र नहीं है। ठीक है, प्रतिवादी जो है वह मित्र नहीं। अगर मित्र को हम यहाँ लेकर के जाते भी हैं, मित्र को हम यहाँ पर लेकर के जाते भी हैं, तो आप देख लीजिए कुछ प्रतिवादी मित्र नहीं है। तो एक डायग्राम से सबसे पहला चीज कि कुछ प्रतिवादी, ये वाला जो प्रतिवादी है ये तो कभी भी मित्र नहीं होगा। मैंने उस समय में इससे पहले जो बनाया इस ओर मैंने ध्यान दिया ही नहीं, मैंने सिर्फ इधर ध्यान दे दिया था। यही मेरा गलती है, आपका गलती नहीं, मेरा गलती है। कुछ प्रतिवादी मित्र नहीं है, ये वाला जो बाबू प्रतिवादी है, ये वाला एरिया जो शत्रु से अटैच है, ये कभी भी मित्र होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ जो लिख रहा है कि कुछ प्रतिवादी मित्र नहीं है, तो ये वाला जो प्रतिवादी वाला एरिया है ये कभी भी मित्र नहीं होगा, और यह बिल्कुल ही क्या है? सही है। ठीक है, दूसरा, सभी अजनबी मित्र है, सारे के सारे जो अजनबी है वो मित्र के अंतर्गत है, ऐसा बात इसमें कहा जा रहा है। तो अब आप ये देखिए, क्या सभी अजनबी जो है वह मित्र हो रहा है? क्या सभी अजनबी जो है वह मित्र हो रहा है? सबसे पहला चीज तो हमको यहाँ पर यह देखना है। तो सभी अजनबी मित्र, यहाँ पर आप देखिए कि अजनबी जो है बाबू या कुछ अजनबी मित्र है, सारा का सारा अजनबी तो मित्र के अंदर नहीं गया, तो ये तो गलत। यहाँ पर भी मित्र है, यहाँ से अजनबी को कोई लेना देना है भी नहीं, ये भी गलत। यानी कि सभी अजनबी मित्र है, यह बात बिल्कुल ही क्या है? गलत है। तो पहला निष्कर्ष इसका सही, दूसरा निष्कर्ष इसका गलत। आंसर हो जाएगा इसका बाबू ऑप्शन, ऑप्शन केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन 1 नंबर। आंसर हो जाएगा बाबू इसका ऑप्शन 1 नंबर, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है सबका? अब कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन से 8 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें क्या क्या लिख रहा है। ए बी सी डी ई एफ जी केंद्रोन्मुख होकर एक वृत्त के चारों ओर बैठे हुए, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। ये मैंने यहाँ पर बनाया बाबू दाहिना हाथ, यानी कि दाएं जा रहा है, ऐसे करके दाएं जाएंगे। और ये हमने इधर बना दिया यहाँ पर बायां हाथ, यानी कि आप ऐसे करके जो है बाएं चले जाएंगे। ठीक है,
अब इसमें देखिए क्या लिख रहा है, केंद्रोन्मुख होकर बैठे हुए, जरूरी नहीं किसी क्रम में, एफ सी के दाएं तीसरा, एफ जो है सी के दाएं तीसरा, सी के दाएं पहला दूसरा और ये तीसरा कौन है, एफ, एफ सी के दाएं तीसरा तथा एच के बाएं दूसरा है, तथा अब आप यहाँ चूंकि देख रहे हैं कि तथा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ऐसी स्थिति में हम एफ और सी को किस प्रकार से प्रयोग करेंगे वो देखिए। आप क्या करिए, मन में, प्रश्न में नहीं काटना है, मन में आप क्या करिए, तथा शब्द को काट दीजिए और वहां से एफ शब्द को वहां पर लिख दीजिए, एफ अक्षर को वहां पर आप लिख दीजिए, ठीक है, एफ अक्षर को आप वहां पर लिख दीजिए। तथा का मतलब ये होता है सबसे पहले वाले से उसका रिलेशन हो रहा है, यानी कि इससे उसका रिलेशन हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया, तथा को काट दिया और उस जगह पर मैंने क्या लिख दिया, तो एफ लिख दिया मैंने। अब आप इसको पढ़िए, एफ एच के बाएं दूसरा है, क्या लिखा हुआ, एफ एच के बाएं दूसरा है, एफ जो है वो कहां पर, एच के बाएं दूसरा है, तो एफ जो है बाबू एच के बाएं पहला, एच के बाएं दूसरा है, ठीक है। अब क्या लिखा, डी सी या एच का निकटतम पड़ोसी नहीं, डी जो है ना तो सी ना ही ई, डी सी या एच का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो डी यहां पर नहीं होगा, डी यहां पर भी नहीं होगा, डी सी के नजदीक में भी नहीं होगा, डी यहां पर भी नहीं होगा, तो डी जब इस जगह पर नहीं होगा तो डी कहां होगा, सिर्फ और सिर्फ यही पोजीशन न बचा डी के लिए, डी सी या एच का पड़ोसी नहीं है, तो सिर्फ यही पोजीशन बच रहा है डी के लिए। चलिए इन सभी को हटा दिया जाए। अब जब इतना हो चुका है, अब आप देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम, डी सी एच का प्रश्न है, ई ए के तुरंत दाएं है, ई जो है ए के तुरंत दाएं है, ई जो है ए के तुरंत दाएं है, क्योंकि यही एक दो स्थान है, यही दोनों जगह है जो एक साथ एक जगह पर खाली है, डी ई के दाएं तुरंत दाएं है, जो जी के तुरंत, जी के दाएं दूसरा है, जो का अर्थ क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैंने तथा का अर्थ आप लोगों को बताया, वैसे ही अभी आप जो का अर्थ देख लीजिए, जो का अर्थ हम यहाँ पर किस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। जो का मतलब, जो को आप यहाँ से काट दीजिए, हटा दीजिए। अगर एफ का बात किए थे तथा के लिए, तो जो का बात करते सी के लिए, ई का बात करते अगर तथा और के लिए, तो ए का बात करते किसके लिए, तो जो के लिए। आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए, ए फॉर एप्पल, यहाँ पर बाबू आप ए लिख लीजिए, और क्या पढ़िए अब, ए जी के दाएं दूसरा है, ए कहां पर है, जी के दाएं दूसरा है, तो ए जो है जी के दाएं दूसरा, तो जी के दाएं पहला, जी के दाएं दूसरा, ये तो गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ है, ए के तुरंत दाएं, ए जी के दाएं दूसरा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ए तो यहाँ लिखा हुआ है ही, तो हम पता नहीं आज हम क्या क्या गड़बड़ी कर रहे हैं, यहाँ तो ए तो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख रहा है ए जी के दाएं दूसरा, ए जो है बाबू जी के दाएं, जी के दाएं, जी के दाएं पहला, जी के दाएं दूसरा हो गया, ए तो बचा यहाँ पर कौन होगा, तो बी होगा, हो गया हमारे प्रश्न का एडजस्टमेंट। आज लगता है कुछ खराब हो गया है, और कोई बात नहीं, ये तो बना बनाया क्वेश्चन हम यहाँ पर खराब कर रहे थे, ठीक है। ए जी के दाएं दूसरा है, क्लियर सबका, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया हमारे प्रश्न का एडजस्टमेंट, और चलिए इसको हटा दिया जाए, और अब हम यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन क्या है, सी के बाएं दूसरा कौन है, तो सी के बाएं पहला, सी के बाएं दूसरा कौन है, तो ए है, आंसर हो जाएगा बाबू इसका ए, ऑप्शन 1 नंबर। सी के तुरंत दाएं कौन है, सी के तुरंत दाएं देख लीजिए कौन है, तो बी है, आंसर हो जाएगा इसका 2 नंबर। इसके बाद बाबू 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा हुआ है, यानी कि पहला व्यक्ति सी जो है वह बी के दाएं बैठा हुआ है, तो सी जो है वह बी के बाएं बैठा हुआ नहीं हुआ, ए जो है ई के दाएं बैठा हुआ, ए जो है वह ई के दाएं बैठा हुआ तो नहीं, ई के बाएं बैठा हुआ, ये भी नहीं हुआ, एफ जी के दाएं बैठा हुआ, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं, एफ जो है जी के दाएं, एफ जो है जी के बाएं बैठा हुआ, ये भी नहीं हुआ, ए जो है एच के दाएं बैठा हुआ, और ये देखिए ए जो है
वो एच के दाएं दाएं दाएं, ये देख लीजिए एच के ए जो है वो एच के दाएं बैठा हुआ है, और यह बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन ऑप्शन 4 नंबर। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन के बाद हमारे पास कौन सा क्वेश्चन हुआ देख ले। 7 नंबर लिख रहा है क्वेश्चन में, जी के डी के बीच में कौन बैठा है, जी के डी के बीच में, जी और डी के बीच में कौन बैठा, ये होना चाहिए जी और डी के बीच में कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर बाबू और होना चाहिए जी और डी के बीच में, जी और डी के बीच में कौन बैठा हुआ है, देख लीजिए जी और डी, जी और डी के बीच में कौन बैठा है, देख लीजिए कौन बैठा है, एफ बैठा हुआ। आंसर हो जाएगा इसका एफ ऑप्शन 3 नंबर। निम्नलिखित में से एच के संदर्भ में बी का स्थान कौन सा है, एच के संदर्भ में बी का स्थान आपसे पूछ रहा है, यह कौन सा है। तो अब आप देख लीजिए एच के संदर्भ में बी का स्थान, एच के संदर्भ में बी का स्थान जस्ट अपोजिट कह सकते हैं आप, दाएं को चौथा या बाएं को चौथा भी आप कह सकते हैं। दाएं और दूसरा बिल्कुल गलत, दाएं और चौथा बिल्कुल सही, बाएं और चौथा बिल्कुल सही, बाएं और दूसरा बिल्कुल गलत, यानी कि 2 नंबर भी आंसर हो रहा है और 3 नंबर भी आंसर हो रहा है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर, जिसमें कि लिखा हुआ 2 तथा 3 दोनों, इसलिए आंसर हो गया उसका ऑप्शन बाबू डी। 8 का क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर है, आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिख रहा है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि संख्या इतना में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या के आरंभ से उतना ही दूर है जितना की संख्या के अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन संख्या है, कितना कितना दूर चल रहा है, ये सारा चीज अभी पता चल जाए यहाँ से। देखिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में एडजस्ट कीजिए आप। 1 2 3 4 5 तो नहीं है, 6 7 भी नहीं है, 8 और 9। अब इतना होने के बाद अब आप देख लीजिए आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए, और कौन सा जो आराम से उतना ही दूर है जितना संख्या का अंकों का आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर होगा। अब आप देखिए इसमें कौन कौन सा है ऐसा, कौन कौन सा है ऐसा आपको देखना है और आपको यह चीज बताना है। चलिए अब आपके बताने की बारी है। तो इसमें आप देख लीजिए कि 3 जो है बाबू उसी जगह पर है, 6 जो है बाबू उसी जगह पर, और 9 भी बाबू उसी जगह पर है, इसलिए आंसर होगा 3 6 9, ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि 3 ठो ऐसा नंबर है। आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 9 के बाद 10, 10 और 11 नंबर सवाल इसी से है। लिख रहा है इसमें क्या चीज, ध्यान से चलिए थोड़ा ऊपर और कर लिया जाए इसको। हाँ यदि दी गई व्यवस्था में से सभी प्रतीकों को हटा दिया, जितना भी चिन्ह है सभी को हटा दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से 11वां, कौन सा दाएं छोर से 11वां होगा वो हमको गिनती करना है। तो हम हटाएंगे नहीं किसी को, हम जितना डॉलर है, परसेंटेज है, ये है वो है, जितना भी चिन्ह है उसको छोड़ करके आगे बढ़ते चलेंगे। दाएं से 11 गिनती करना, 1 2 3 4, इसको मैंने छोड़ दिया, 4 5 6, इसको छोड़ दिया 7, इसको छोड़ दिया 8 9 10 11 11वां चाहिए था। आंसर हो जाएगा क्यू फॉर क्वीन, ऑप्शन 1 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि क्यू। अब है अगला क्वेश्चन 11 नंबर। दी गई व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, दी गई व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के पहले एक स्वर है। दी गई व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के पहले एक स्वर है, यानी कि एक वॉवेल है, जिसमें से प्रत्येक के पहले क्या है, एक वॉवेल है, ई और 4 ऐसा चाहिए आपको, यानी कि वॉवेल के जस्ट बाद नंबर होना चाहिए। सबसे पहला वॉवेल ढूंढ लीजिए, वॉवेल वॉवेल वॉवेल, वॉवेल के जस्ट बाद नंबर, सही है।
वॉवेल 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 के बाद जस्ट बाद नहीं है, वॉवेल के जस्ट बाद नहीं है, वॉवेल के जस्ट बाद वॉवेल के जस्ट बाद नंबर एक यहाँ दिया गया, और वॉवेल के जस्ट बाद पहले है नहीं होगा, नहीं है। कुल मिलाकर कितना, कुल मिलाकर के 2 यानी कि I8 A4 आंसर होगा इसका 2, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, ऑप्शन सी। क्लियर, ठीक है। 11 नंबर के बाद 12 नंबर सवाल में चलिए पहुंचते हैं हम लोग। क्या लिख रहा है इसमें, 11 है, 13 है, 16 है, 20 है और बाबू 8 है। चलिए बड़ा क्वेश्चन को क्या है इसमें देखते हैं। 11 में 2 जोड़ दीजिए 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 2 3 4, तो अगला में क्या जोड़ेंगे 5, 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, आंसर हो जाएगा बाबू इसका 4 नंबर, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बाबू डी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 13 नंबर सवाल है 738 765। चलिए इसको जल्दी जल्दी बनाइए, क्या हो रहा है क्वेश्चन का आंसर जल्दी से देखना है। तो इसमें बाबू सबसे पहला चीज 738 में आप कितना ऐड करेंगे जो आपको 765 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए 738 में आप जब यहाँ पर 27 जोड़ते हैं हो जाता है आपको 765। कितना जोड़ते हैं 27 जोड़ते हो जाता है 765। यहाँ पर बाबू 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ पर 11, 11 में से 6 गया तो 5, 54 जोड़ते हैं यहाँ पर 27, 27 गुना 2 54, और यहाँ पर देखिए तो क्या जोड़ा 10 में से 9 गया तो 1, फिर यहाँ पर बचा कितना 9 में से गया तो 8, 81। अच्छा 27 का टेबल आप पढ़ते रहिए, 27 गुने 1, 27 गुना 2, 27 गुना 3 81, 27 गुने 4, 27 गुने 4 हो जाता कितना 108 प्लस 108 हो गया, 108 में 27 जोड़ दीजिए 135 हो जाएगा। यहाँ पर 135 जोड़ेंगे हम, 135 में आप क्या करिए 7 जोड़ दीजिए 27 जोड़ दीजिए, 135 में 27 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इस बार हम जोड़ेंगे 7 5 12 42 और 64 62 162, 162 ऐड कर दीजिए। 1143 में 162 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा बाबू 1305, आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन 3 नंबर, ऑप्शन सी 1305। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़िए। 27 गुने 1, 27 गुने 2, 27 गुने 3, 27 गुने 4, 27 गुना 5, 27 गुना 6, यही चीज क्या किया गया जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़िए। 14 नंबर सवाल हमारे पास क्या है देखिए, लिख रहा है क्यू पूरब की ओर यात्रा करता है, एम उत्तर की ओर यात्रा करता है, एस और टी विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं, टी क्यू के दाहिनी ओर यात्रा करता है, निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से सत्य है। तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा हमको स्पेस चाहिए, क्वेश्चन को बनाने के लिए जगह चाहिए। चलिए स्पेस ले आए हैं। हाँ, क्यू पूरब की ओर यात्रा करता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्यू जो है पूरब की ओर यात्रा करता है, एम उत्तर की ओर यात्रा करता है, यात्रा करता है किस दिशा की, उत्तर की ओर। चलिए यहाँ देखा जाए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इधर है बाबू दाहिना हाथ और इधर है बाबू बायां हाथ। प्रश्न में लिखा है क्यू पूरब की ओर यात्रा करता है, ये लीजिए क्यू चला गया पूरब दिशा में, एम उत्तर की ओर यात्रा करता है, एम चला जाएगा उत्तर दिशा में, एस और टी विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं, एस और टी विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं, बहुत बढ़िया। तो एस और टी, अगर एस मान लीजिए पूरब जाएगा तो टी जाएगा पश्चिम, एस अगर उत्तर जाएगा तो टी जाएगा दक्षिण, ऐसा ही कुछ। टी क्यू के दाहिनी ओर यात्रा करता है, क्यू जो है टी जो है क्यू के दाहिनी ओर, क्यू के दाहिनी ओर यानी कि टी जाता है दक्षिण दिशा में, जब टी जाता है दक्षिण दिशा में तो क्यू जाएगा किधर, सॉरी एस जाएगा किधर, एस और टी विपरीत दिशा में यात्रा करते थे, टी जाएगा दक्षिण दिशा में, एस जाएगा किधर उत्तर दिशा में। तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, अब निश्चित रूप से कौन सत्य है, एम और एस विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं, नहीं, एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, गलत। टी पश्चिम की ओर यात्रा करता है, नहीं, टी दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करता है, गलत। टी उत्तर की ओर यात्रा करता है, नहीं, टी दक्षिण की ओर यात्रा करता है, गलत। एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, जी बिल्कुल ही सही,
एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। ऑप्शन बाबू 4 नंबर, ऑप्शन डी। क्लियर, समझ में आया? चौदह नंबर सवाल आपके पास, 15 नंबर सवाल आपके पास। चलिए देखिए इसमें क्या लिख रहा है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इधर है बाबू दाहिना हाथ और इस साइड में है बाबू बायां हाथ। क्या लिख रहा है ध्यान से देखिए। एक शाम सूर्यास्त के पहले दो लड़की स्वाति और मधु आमने सामने एक दूसरे से बातें कर रही थी। स्वाति और मधु एक दूसरे से बातें कर रही थी कब? सूर्यास्त के पहले, यानी कि सूर्य है बाबू किस दिशा में? तो पश्चिम दिशा में। सूर्य किस दिशा में है? तो पश्चिम दिशा में। अब आप ये बताइए, जब सूर्य यानी कि प्रकाश जिस दिशा से आता है उसके अपोजिट में ही ना बाबू छाया बनता है। तो सूर्य का प्रकाश आ रहा पश्चिम दिशा से, तो छाया बनेगा किधर? पूर्व दिशा में। छाया बनेगा किधर? तो पूर्व दिशा में। ये लिख दिया मैंने, छा और या छाया। अगर मधु की छाया ठीक उसके दाहिने तरफ पड़ रही है, मधु की छाया उसके दाहिने पड़ रही है, तो इसका मतलब मधु को हम यहाँ रखेंगे तभी तो उसके दाहिने छाया होगा। मधु को यहाँ रखेंगे तभी तो उसके दाहिने छाया होगा। तो मधु यहाँ पर, तो इसका मतलब स्वाति यहाँ पर दक्षिण दिशा में। अब क्या लिखा? तो स्वाति का मुख किस दिशा की ओर था? तो देख लीजिए, स्वाति का मुख किस दिशा की ओर था? दक्षिण दिशा की ओर था। आंसर हो जाएगा दक्षिण। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 2 नंबर। स्वाति का छाया, स्वाति का चेहरा दक्षिण दिशा की ओर था। क्लियर है क्या? किसी को कोई दिक्कत? कोई डाउट नहीं है? समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने देखिए क्या क्या है इसमें। चलिए सब अच्छा से चल रहा है तो सुन लेते हैं आवाज। कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवाज आ रही है? ठीक है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 16 नंबर सवाल। लिख रहा है इसमें क्या चीज, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किसका अर्थ टी का भतीजा या भांजा आर है? टी का भतीजा या भांजा आर है, हमको ये बताना है। टी का भतीजा या भांजा आर है, इसका सीधा अर्थ हो गया कि आर है बाबू भतीजा या भांजा। इसका मतलब है कि आर है बाबू पुरुष। आर क्या है? पुरुष है। किसका अर्थ है कि आर पुरुष है? किसका अर्थ है कि आर पुरुष है? अब देखिए, पुरुष को निकालने के लिए पी भागा क्यू करते हैं। पी का पिता क्यू है, तो पी के बाद जब भागा का चिन्ह देगा तो पी पिता हो जाएगा। पी का पिता क्यू है, तो पी का पिता कौन होगा? क्यू होगा। पी का पिता क्यू है, इसका मतलब क्यू के पहले भागा का चिन्ह रहेगा तो क्यू पिता बनेगा। इसका मतलब अगर आर के पहले बाबू भागा का चिन्ह रहेगा, आर जो है पुरुष बनेगा, पिता बनेगा तो पुरुष बनेगा। कब? आर के पहले भागा का चिन्ह रहेगा तब। पी गुना क्यों करते? पी क्यू की बहन पी है, तो यहाँ तो बहन स्त्री का बात हो रहा है, इसको हटाइए। पी प्लस क्यों करते? क्यू का भाई पी है, यानी कि पी के बाद जब प्लस का चिन्ह रहेगा तो वह भाई हो जाएगा। मतलब आर के बाद जब प्लस का चिन्ह रहेगा तो वह भाई हो जाएगा। और पी माइनस क्यों करता? माता है, इसको तो छोड़ ही दीजिए। अब हमको इसमें देखना है क्या सब चीज? आर के पहले भागा का चिन्ह और आर के बाद प्लस का चिन्ह, इसी से वह पुरुष बनेगा। आर के बाद प्लस का चिन्ह पुरुष बनने के लिए काफी है। आर के बाद माइनस का चिन्ह गलत हुआ। आर के बाद कोई चिन्ह नहीं, आर से पहले भागा चाहिए था, भागा भी नहीं, ये भी गलत हो गया। आर के पहले कोई चिन्ह नहीं, आर के बाद जो है प्लस होना चाहिए था, ये भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। 4 ऑप्शन में से बाबू, 4 ऑप्शन में से बाबू आपका 3 ऑप्शन हुआ गलत। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में जेंडर क्लियर ही नहीं चल रहा है, पता उसका जेंडर कौन सा है, मेल है कि फीमेल, वही पता नहीं चल रहा है। तो सीधा सीधा है, जिसमें एक में पता चल रहा है उसको आप सही टिक कर दीजिए। कितना परसेंट के तहत? तो मात्र 100% के तहत आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन 1 नंबर, ऑप्शन ए। अब रहा कि सर इसको जांच करके दिखाइए तो तब हम मानेंगे। तो चलिए बाबू हम जांच करके इसको आपको दिखा देते हैं, आपको पता चल जाएगा कि यह सही है या गलत। प्लस का अर्थ क्या है जी? प्लस का अर्थ है
Q का भाई P है। Q का भाई कौन है? तो P है। इसका मतलब R का भाई N है, सॉरी N का भाई R है। चलिए ये हो गया। माइनस का अर्थ क्या है जी? Q P की माता Q है, P की माता Q है, यानी कि N की माता कौन है? तो Q है। ये हो गई मां। और गुना का अर्थ क्या है जी? Q की बहन P है। Q की बहन कौन है? तो P है। ये लीजिए, ये होगा कि तो बहन, बहन बहन। चलिए T की बहन, बहन की माँ कौन? T की बहन, बहन की माँ कौन? बहन की माँ को क्या कहते हैं? बहन की माँ को माँ कहते हैं। माँ का भाई कौन? तो मामा। आर क्या हो गया? मामा। T का भतीजा या भांजा आर है। अरे कुछ फिर हम गड़बड़ा रहा, थोड़ा बोले थे दिमाग थोड़ा इधर उधर हो रहा है, लगता फिर कुछ गड़बड़ाया। तो हमको ध्यान से देखने दो, ऐसी गलती थोड़ी हो जाएगा। P प्लस Q का अर्थ है Q का भाई P है, यानी कि Q का भाई P है, मतलब N का भाई R है। ये हो गया बाबू भाई। माइनस का अर्थ क्या है? P माइनस Q का अर्थ है P की माता Q है, P की माता Q, Q माता हो रही, इसका मतलब ये हो गए बाबू मां। मां। गुना का अर्थ क्या है? Q की बहन P है, Q की बहन P है, इसका मतलब है Q की बहन जो है वो P है। किसकी बहन? तो Q की बहन, Q की बहन P यानी कि P बहन हो रही है, मतलब Q जो है यहाँ पर बहन हो रही है। Q जो हो रही कौन है? बहन। चल तो T की बहन, T की बहन, बहन की ये कौन? माँ। बहन, सॉरी सॉरी, ये देखिए बाबू, ये ऐसे करके माँ इधर दिया हुआ है और ये ऐसे करके बहन भी इधरे दिया हुआ है। अभी हमको ध्यान में आया, ये दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, 1 मिनट हम फिर से कर लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से आप लोग को समझ में आना चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है इस लाइन में, देखिए N माइनस क्यू में P माइनस क्यू का अर्थ है P की माता Q है, P की माता Q है, P की माता कौन है? तो Q है। ये लीजिए N की माता कौन है? तो बाबू Q है। N की कौन माता कौन है? तो Q है। तो यानी कि Q हो गई माँ, Q कौन हो गई? तो Q हो गई माँ, Q माँ है, Q इसकी बहन भी है। तो T की बहन, बहन का ये बेटा है कि बेटी है N पता नहीं, क्योंकि N की ये माँ है Q, लेकिन N कौन है? स्त्री के पुरुष, ये पता नहीं। तो ये इसके लिए बहन और ये इसके लिए माँ। अब देखिए आप, N का ये कौन है? भाई है R, N का भाई है R, तो R लड़का हो ही गया, N का भाई है R, और तो N हो जाएगी या तो बहन या तो भाई। अब N की माँ कौन है? तो Q है, और Q का ये कौन है? तो भाई या बहन। तो अब आप देखिए, T की बहन Q, बहन का बेटा या बेटी तो भांजा या भांजी, और उसका भाई तो भांजा, यानी कि R जो है भांजा है किसका? तो T का। एकदम बिल्कुल 100% ये क्या हुआ? सही हुआ। मान लीजिए अब आप थोड़ा देर के लिए, कि हम जो उसी समय में आपको ऑप्शन टिक करने बताए थे, अगर सिर्फ आप उतने में रह जाते तो आपका, चलिए ये क्लियर होना क्लियर नहीं होना वो मेरे लिए मायने नहीं रख रहा है, वो आपके लिए मायने रख रहा है कि आपका क्लियर हो चुका है अब। लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब बनाते हैं, तो बाबू उस समय में जब आपने आंसर टिक किया था और उसके बाद जितना इसको बनाने में आपने समय लगा, इसमें आप उलझे या नहीं उलझे, हम उलझे या नहीं उलझे, अब आप यह चीज सोच लीजिए कि एग्जाम में इस प्रकार से बनाना जरूरी है कि जो ऑप्शन टिक किए हैं उस टाइप से आंसर टिक करके आप कंफर्म करके चले जाइए, वही जरूरी है। जो आपको अच्छा लगे वही बनाइए, लेकिन मेरे हिसाब से जो हमने आपको टीटीआई बताया स्टार्टिंग में, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट ट्रिक जो बताए थे कि आप ऑप्शन डायरेक्ट टिक के वही सही है, उतने रहिए, वो ज्यादा बेटर है एग्जाम पास करने के व्यू से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर के बाद 17 नंबर सवाल में आइए। 1717 क्या लिख रहा है इसमें, देखिए ध्यान से। यदि आप अंग्रेजी वर्णमाला के अंत से 21 अक्षर गिने और प्रारंभ से 20 अक्षर गिने तो इस प्रकार बने क्रम में बिल्कुल मध्य में कौन सा अक्षर है? चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अंत से 21 अक्षर गिनना है, तो 27 माइनस 21 बराबर 6, और प्रारंभ से 20 अक्षर गिनना है, यानी कि टी, एफ और टी हो गया।
इस प्रकार बने क्रम में बिल्कुल मध्य में कौन सा अक्षर आएगा? तो 6 और 20 को बाबू जोड़ दीजिए, 26 भागा 2 कर दीजिए 13, 13 नंबर पर लेटर होता है एम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर। 13 नंबर पर लेटर कौन सा होता है? एम। आंसर हो जाएगा बाबू इसका ऑप्शन 4 नंबर। क्लियर है सब लोगों का? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 18 नंबर सवाल। 18 नंबर में देखिए क्या है, 24 68 5, 24 68 और 5, 2 है और 3 है +1 हुआ, यहाँ पर 4 है और 3 है -1 हुआ, 6 और 7 है +1 हुआ, 8 और 7 है -1 हुआ, 5 और 6 है +1 हुआ। यानी कि +1 -1 +1 -1 +1 -1 किया गया है। तो 3 में +1 कर दीजिए तो 4 हो गया, 5 में -1 कर दिए 4 हो गया, 7 में +1 करिए 8 हुआ, 9 में -1 करिए 8 हुआ, 1 में +1 करिए 2 हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका हुआ 1 नंबर, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन हमारे पास 19 नंबर सवाल, हैप्पी। 19 नंबर सवाल है, हैप्पी लिखा हुआ है और आप यहाँ देखिए HAPPY, और आप यहाँ भी देख लीजिए HAPPY, यानी कि H का कोड 5, A का कोड बाबू 1, डबल P का कोड हो रहा 2 2 और Y का कोड हो रहा 3। आंसर हो गया 21523, 21523, ऑप्शन बाबू 4 नंबर, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़िए। इसी श्रृंखला के सन्निकट अक्षर, निकटतम, सन्निकट यानी कि निकटतम अक्षरों को उत्तरोत्तर बीच वाले अक्षर उत्तरोत्तर एक एक बढ़ते क्रम में छूटते जाते हैं, इस समूह की पहचान करें जिसमें इस नियम का पालन हुआ है। और यह जो छूटते जाने वाला जो बाबू है, इसका आप क्या करें, समूह इसमें क्या क्या छूटा है नहीं छूटा, ये आप देखिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा। आइए डायरेक्ट ऑप्शन में हम चलते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर में चलते हैं। ऑप्शन में हम आंसर इसी को बना करके देख लेते हैं, जिसको जल्दी से हो जाएगा, उसमें कुछ है नहीं वैसे। 6 8 11 15 20 और 26। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ हुआ बाबू +2, यहाँ हुआ +3, यहाँ हुआ +4, यहाँ हुआ +5, यहाँ हुआ +6। बताइए एक एक बढ़ते क्रम में जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ऑप्शन 4 नंबर, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा है कि 3:35 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 3:35 होने पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको बनाना है। तो 30 डिग्री गुने घंटा -11/2 डिग्री गुने मिनट। आप इस ट्रिक का प्रयोग कीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 30 डिग्री घंटा की जगह पर हो जाएगा 3, -11/2 डिग्री और मिनट के जगह पर हो जाएगा बाबू 35, 3535। ठीक है, तो 30 3 का कितना, तो 90 माइनस 11 गुना 35 कर दीजिए, 5 5 8 और 3, 385 भागा 2 कर दीजिए, हो जाएगा कितना, 19 192.5 डिग्री। उसमें से ये घटा दीजिए, हो जाएगा बाबू 102.5 डिग्री। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 102.5 डिग्री, ऑप्शन बाबू 3 नंबर, ऑप्शन सी। ऑप्शन बाबू कितना, तो 3 नंबर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 22 नंबर सवाल है। 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी? 2 और 3 बजे के बीच में कब 5 मिनट का दूरी होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। 5 मिनट का 1 मिनट बराबर बाबू 6 डिग्री होता है, तो 5 मिनट बराबर कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है, तो 5 मिनट बराबर कितना डिग्री हो गया बउआ, तो 30 डिग्री हो गया। तो चलिए, यदि आपके प्रश्न में 0 डिग्री, 5 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, 25 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ये सारा का सारा डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, यदि इस प्रकार से पूछा जाता है तो आपको करना क्या है, पूर्णांक, अंश और बाबू हर। पूर्णांक, अंश और हर, पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जब आपको 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 यदि इस प्रकार का विकल्प प्राप्त होने लगे तो समझ लीजिए वही विकल्प आपका 100% आंसर।
आप यहाँ देख रहे हैं 5 और 5 कितना 10, बिल्कुल सही। 15 4 कितना 19, बिल्कुल गलत। 16 17 और 6 23, बिल्कुल गलत। 27 और 3 कितना 30, बिल्कुल सही। अब रहा कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन में हमने जो आपको बात बोला, एक में ये आ रहा है, एक में ये आ रहा है, दोनों सही है। अब इस दोनों में से कौन सा आंसर टिक करना होगा हमको, वो आप ध्यान से समझिए। प्रश्न में लिख रहा है कि 2 और 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच कितना डिग्री का कोण बाबू, 30 डिग्री का। तो 2 और 3 बजे के बीच जब बउआ यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बोल रहा है, 2 और 3 बजे के बीच जब बाबू यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बोल रहा है, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 2 और 3 बजे के बीच जब बाबू 30 डिग्री का कोण बोल रहा है, ये देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पर आपको 3 नजर आ रहा है। तो ये 2 का मतलब कितना डिग्री होता है, तो कितना मिनट होता है बाबू, 2 का मतलब कितना मिनट हो जाता है, तो 10 मिनट। 10 मिनट। 3 का मतलब कितना मिनट होता है, तो 15 मिनट। तो हमारा प्रश्न जो होगा यहाँ पर ये बाबू 5 मिनट, यहाँ पर ये 20 मिनट, इसको कहते हैं 25 मिनट, इसको कहते हैं 30 मिनट, 6 को कहते हैं 30 मिनट। तो 2 और 3 बजे के बीच 30 डिग्री का कोण, तो 2 और 3 बजे के बीच सुई तो रहता है यहीं पर ना, इसी के बीच में ना, यहीं पर ना रहेगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यही ना रहेगा 2 और 3 के बीच में एक तो सुई। तो दूसरा सुई के लिए हम कभी भी 27 मिनट जाएंगे, 30 मिनट 30 डिग्री का कोण के लिए हम कभी भी यहाँ से 27, यहाँ 27, यहाँ कभी भी हम 27 के लिए यहाँ पर जाएंगे क्या, 30 डिग्री के कोण के लिए। ये बताइए 30 डिग्री के कोण के लिए यहाँ से यहाँ कौन जाता, इस जगह से इस जगह पर कौन जाएगा 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए। ये 30 डिग्री का कोण हुआ क्या, 30 60 90 120 के आसपास जा रहा है, समझ में आ रहा है। इसीलिए यह विकल्प बिल्कुल ही गलत और यह विकल्प बिल्कुल ही क्या, सही। आंसर हो जाएगा इसका 2:05.5 ऑप्शन 1 नंबर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन हमारे पास 23 नंबर सवाल क्या लिख रहा है, 3 दिसंबर 1990 को रविवार, तो 3 जनवरी 1994 को कौन सा दिन होगा। देखिए 3 दिसंबर 1990, 3 दिसंबर 1990 रविवार, 3 जनवरी 1994 कौन सा दिन है। आप मंथ का कोड तो आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो देख लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और बाबू जून, ये जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, और शुरू में 12 का स्क्वायर और लास्ट में बाबू 12 का स्क्वायर +2 यानी कि 146। जनवरी और फरवरी में लीप वर्ष में एक एक दिन खाली घट जाता है, लीप वर्ष में एक एक दिन घट जाता है जनवरी और फरवरी। आइए बात है, तो 3 में से 3 जाएगा तो खत्म है, जीरो कहानी इसका। दिसंबर का कोड कितना देख लीजिए बाबू 6, और जनवरी का कोड देख लीजिए आप 1। 6 में क्या करेंगे, मुझे 1 प्राप्त होगा तो -5 करेंगे। 6 में हम जब बाबू -5 करेंगे हमको 5 प्राप्त हो जाएगा। 1990 से 1994 गए तो एक वर्ष में बाबू, एक सामान्य वर्ष में 1 शेष दिन, एक लीप वर्ष में बउआ 2 शेष दिन, और प्रत्येक 4 वर्ष में बाबू होता है 5 शेष दिन। 4 वर्ष में कितना शेष दिन, 5 शेष दिन। तो बस 4 वर्ष में 5 शेष दिन, आगे की ओर जा रहे हैं तो +5, पीछे जाते तो -5, -5 +5 खत्म हो गया, 0 यहाँ पर भी। यानी कि यहाँ जब रविवार है तो उसमें रविवार में 0 दिन जोड़िएगा तो क्या आएगा, रविवार ही आएगा। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन 3 नंबर, ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन सी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल क्या है, 1989 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था।
गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी 1980 शनिवार का दिन था। तो 3 मार्च 1990 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 3 मार्च 1980 को कौन सा दिन था, आपसे यह पूछा गया। तो जनवरी का कोड बताइए कितना है? जनवरी का कोड देख लीजिए 1 है, 1980 है तो 0 है। मार्च का कोड 4 है, जनवरी फरवरी में सिर्फ 1980 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में सिर्फ जनवरी और फरवरी में कोड में अंतर आता है। मार्च का तो ठीक ही है। 26 में क्या करेंगे? 23 प्राप्त होगा, तो 26 में बाबू -23 करेंगे, हमको 3 प्राप्त हो जाएगा। 26 में हम क्या करेंगे? 26 में आप -23 करेंगे तो हमको क्या होगा? 3 प्राप्त हो जाएगा। 0 है और 4 है, 0 में क्या करेंगे? जो 4 प्राप्त होगा +4 करेंगे। 1980 खत्म, कहानी एक ही है। -23 +4 बराबर कितना हुआ? -19 हुआ। माइनस कितना हुआ? 19। तो 19 में आप भागा दीजिए 7 से, 7 दूनी का 14, आंसर हुआ क्या? शेषफल क्या बचा? -5 हो गया, -5। अब आप शनिवार में या तो -5 कर दीजिए या नहीं तो 2 दिन जोड़ दीजिए, आंसर के रूप में आपको प्राप्त होगा बाबू सोमवार। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका शनिवार, रविवार, सोमवार। 24 का आंसर सोमवार, ऑप्शन हो जाएगा बाबू इसका 1 नंबर, ऑप्शन ए। क्लियर? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्या चुनाव में वोट डालना सभी मतदाताओं का के लिए अनिवार्य बना दिया जाए? चुनाव में जो है वोट डालना सभी मतदाताओं के लिए अनिवार्य बना दिया जाए? तो नंबर 1 में बोला गया हाँ बना दीजिए। तो क्या होगा? तो चुनाव ज्यादा अर्थपूर्ण होंगे और मतदाता अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। चुनाव ज्यादा अर्थपूर्ण भी होगा और मतदाता जो है अपना जिम्मेदारी समझेगा। तो क्या अगर कम वोट डलाता है तो चुनाव क्या अर्थपूर्ण नहीं होता है? हाँ, मतदाता अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, ये बात हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या कम वोट डलाता है तो क्या अर्थपूर्ण नहीं होता है? तो यह बात जो कहा गया बिल्कुल ही क्या कहा गया? गलत कहा गया। दूसरा बोला नहीं, यह लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ, लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है। क्या चुनाव डालना वोट सभी मतदाताओं के लिए अनिवार्य बना देना चाहिए? और लोकतंत्र है, आपको वोट डालना है डालिए, नहीं डालना नहीं डालिए, आपका अधिकार आता है, लेकिन वोट डालना चाहिए। इसके लिए जागरूकता फैलाया जाता है कि हाँ आप नागरिक हैं इस देश के और आपको वोट डालना चाहिए, इसके लिए जागरूकता होता है। ये बात हम समझ सकते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उसको कंपलसरी कर दिया नहीं आपको वोट डालना ही पड़ेगा, तो ये बाबू गड़बड़ होता है। इसीलिए बुआ यह जो लिखा नहीं यह लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है, यह बिल्कुल ही क्या है? तो गलत। तो पहला और दूसरा, सॉरी ये बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल सही है, खिलाफ है, सही है। लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है तो ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, पहला और पहला गलत, दूसरा इसका सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देख लीजिएगा जो होगा, केवल एक ठोस है, ऑप्शन 1 नंबर। चलिए, सरकार व्यावसायिक कोर्सेस जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग आदि के लिए निजी स्कूलों कॉलेजों को बढ़ावा दे। सरकार जो है निजी कॉलेज को बढ़ावा दे या नहीं दे, इस विचार में, इस बारे में कह रहा है। तो नंबर 1 हाँ, वित्तीय कठिनाइयों के कारण केवल सरकार ही ऐसे कॉलेज की स्थापना नहीं कर सकती। सरकार के पास जो वित्तीय कठिनाई, सरकार के पास वित्तीय कठिनाई है, इसी कारण से जो है केवल सरकार ही जो है कॉलेज का स्थापना नहीं कर सकता, इसलिए अलग अलग आम आदमी को भी इसमें हिस्सेदारी होना चाहिए, यानी कि वो आए कॉलेज खोले। तो बाबू प्रश्न में कहाँ लिखा गया है कि कॉलेज के लिए खोलने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं? कहां पर दिया हुआ कि सरकार के पास वित्तीय कठिनाई है? ऐसा तो कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ प्रश्न में, इसलिए बिल्कुल ही ये प्रश्न तर्क क्या होगा? गलत होगा। दूसरा नहीं, हमारे यहाँ काफी मात्रा में डॉक्टर और इंजीनियर है, हमें ऐसे कॉलेज की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ कॉलेज और स्कूल की आवश्यकता है कि नहीं है, यह हमारे प्रश्न से पता चल रहा है। जब यहाँ लिख रहा सरकार व्यवसाय कोर्सेज मेडिकल आदि के लिए निजी कॉलेज को बढ़ावा दे, तो निजी कॉलेज को बढ़ावा देने का मामला है सीधा सीधा है कि विद्यार्थी को और भी कॉलेज की आवश्यकता है पढ़ने के लिए, इसलिए यह बात भी बिल्कुल ही क्या है? गलत है कि हमारे यहाँ इसका जरूरत ही नहीं है। इसीलिए पहला और दूसरा दोनों ही इसका क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए 27 नंबर में आएंगे। क्या सरकारी कर्मचारी की आवश्यक
अवकाशों की संख्या घटा देनी चाहिए। यानी कि सरकारी कर्मचारी का मान लीजिए कि पूरे साल भर में 30 छुट्टी है, 50 छुट्टी है, 50 दिन छुट्टी है मान लीजिए, अब उसमें घटा देना चाहिए, ऐसा बात इसमें कह रहा है। नंबर 1, हाँ क्यों भाई, हमारे सरकारी कर्मचारियों को विश्व के अन्य देशों के मुकाबले में सबसे अधिक अवकाश मिलता, सबसे ज्यादा अवकाश मिलता। बाबू दूसरे देश के कंपैरिजन में क्या मिलता है नहीं मिलता उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमने बार बार बोला है कि तुलनात्मक भाव यदि किसी तर्क या किसी भी चीज के निष्कर्ष के लिए, तर्क के लिए या फिर कार्यवाही के लिए यदि आप तुलनात्मक भाव प्रकट करते हैं तो वह बिल्कुल ही गलत होता है। तो यह भी बाबू बिल्कुल ही गलत है। इसका पहला नंबर निष्कर्ष तर्क गलत है। हाँ, इससे परिणाम यह होगा कि सरकारी कार्यालयों में उत्पादकता बढ़ जाए। देखिए जब सीधा सीधा बात है, जब छुट्टी घटेगा तो छुट्टी घटेगा तो वहां पर कर्मचारी आएगा, कर्मचारी ज्यादा दिन काम करेगा और ज्यादा दिन जब काम करेगा तो उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी, यह बात हम कह सकते हैं। लेकिन उत्पादकता में बढ़ोतरी आएगी यह हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें बात एक और आ जाता है कि आप बात कर रहे हैं किसका, तो सरकारी कार्यालय के में सरकारी कर्मचारी का। और अगर मान लीजिए वो मनमाना ढंग से काम करे, हम काम करने आए हैं, आज दीपावली है, आज हमको छुट्टी नहीं मिला है, हमको जो है घर जाने का मन था और हमको छुट्टी नहीं दिया गया है, बताइए वो अपना दिमागी बात बता रहा है, वो अपना दिमागे में उथल पुथल में चल रहा है सब चीज, तो काम क्या करेगा वहां पर, ठीक है। इसीलिए यह बात जो कहा गया कि इससे परिणाम यह होगा कि सरकारी कार्य में उत्पादकता बढ़ जाएगी, यह बात भी बिल्कुल ही क्या है, गलत है। जब आप किसी को मेंटली हैरेस कीजिएगा तो सीधा सीधा बात वो अच्छा से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए पहला और दूसरा दोनों का दोनों इसका तर्क बिल्कुल ही गलत है। क्या केंद्र सरकार को हर जिले के हर सब डिवीजन के लिए अच्छी तरह सुसज्जित अस्पताल खोलना चाहिए? केंद्र सरकार को सभी डिवीजन में, सब डिवीजन में अस्पताल अच्छा अच्छा खोलना चाहिए। तो नंबर 1, हाँ, हर एक नागरिक का स्वास्थ्य और देखभाल सरकार का प्राथमिक दायित्व है। जी हाँ, यह बात बिल्कुल ही सही है, इसमें कहीं कोई दो राय वाला बात नहीं। अगर अच्छा अच्छा हॉस्पिटल खोलेगा तो इसमें दिक्कत क्या है, तो बहुत खुशी का बात है, बहुत अच्छा बात है। दूसरा, नहीं यह संभव नहीं है, समाज को भी आगे बढ़कर सरकार की मदद के लिए आना चाहिए। देखिए संभव है कि संभव नहीं है, यह बात आप अभी छोड़ दीजिए फिलहाल, लेकिन यहाँ एक बात जो लिखा है कि हाँ अस्पताल खोलने के लिए समाज को भी आगे बढ़कर आना चाहिए और सरकार का मदद करना चाहिए, यह बिल्कुल बात सही बोला है। इसीलिए तर्क 1 और तर्क 2 दोनों का दोनों क्या है, बिल्कुल ही सही। 29 नंबर सवाल है, क्या विद्यार्थियों पर शैक्षणिक संस्थाओं में यूनियन के क्रियाकलापों में भाग लेने को प्रतिबंधित करना चाहिए? यानी कि आपको यूनियन के क्रियाकलाप में भाग लेना ही पड़ेगा, इस पर आपको प्रतिबंध देना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए कि नहीं? तो नंबर 1, हाँ, विद्यार्थी पढ़ने के लिए प्रवेश लेते हैं, यूनियन के क्रियाकलाप में लिप्त होने के लिए नहीं। अब जो है विद्यार्थी वहां पर पढ़ने के लिए प्रवेश लेता है, न कि यूनियन के क्रियाकलाप में लिप्त होने के लिए। तो यहाँ लिखा हुआ क्या विद्यार्थियों पर शैक्षणिक संस्था में यूनियन के क्रियाकलापों में भाग लेने को प्रतिबंधित करना चाहिए, यानी कि आप उसको प्रतिबंध बना लीजिए कि आपको तुमको करना ही पड़ेगा, तो क्या उस पर प्रतिबंध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो नंबर 1 आप बोला कि हाँ होना चाहिए। तो क्यों? पढ़ने के विद्यार्थी पढ़ने के लिए प्रवेश लेते हैं, यूनियन के क्रियाकलाप में लिप्त होने के लिए नहीं लेते हैं। तो बात तो ये सही बोल रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं है। इसलिए बाबू इसका पहला तर्क हो रहा है सही। दूसरा है, नहीं, वे विद्यार्थी जिनको पढ़ाई में रुचि नहीं है उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कुछ अवसर मिलने चाहिए। देखिए पढ़ने में रुचि नहीं है तो आप कॉलेज से बाहर निकलिए, जाइए, बहुत सारा डांस है, गाना है, सिंगिंग है, नेतागिरी है, बहुत सारा चीज है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप पढ़ने का टिकटॉक के वीडियो बनाइए, उसमें भी बहुत अच्छा करियर है, यूट्यूबर बन जाइए, उसमें भी अच्छा करियर है। बहुत सारी चीज आपके अंदर टैलेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब तो बहुत अच्छा फंक्शन आ गया सोशल मीडिया, आप बनाइए, डांसे कर रहे तो अच्छा से डांस कीजिए, देखिए तुरंत आपका नाम हो जाएगा, ठीक है। एक तो बच्चा है छोटा सा, बचपन का प्यार गाया है गाना, वो देखिए कितना फेमस हो गया। तो यही बात है बाबू, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप फेमस हो जाइएगा, आप जरूर आगे बढ़ जाइएगा। तो इसलिए जिनको पढ़ाई में रुचि नहीं है उनको कॉलेज आप तब भेज काहे रहे हैं, इसलिए यह बात बिल्कुल ही क्या है, गलत है। तो पहला सही, दूसरा क्या, गलत। 30 नंबर सवाल, क्या सनसनीखेज समाचार पत्रों पर प्रतिबंध होना चाहिए? सनसनीखेज जो समाचार पत्र है उस
पर प्रतिबंध होना चाहिए कि नहीं? तो बोला कि नहीं, नहीं होना चाहिए। तो क्यों भाई? इस तरह की बेवकूफी के कार्य आखिर सोचे भी कैसे जा सकते हैं? मतलब कि सनसनीखेज वाला जो समाचार पत्र है उसको बंद करने के बारे में कह रहा है कि बंद करना चाहिए, तो बोला कि नहीं, बंद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए बताइए? तो इस तरह की बेवकूफी के कार्य सोचे भी कैसे जा सकते? ये कोनो तर्क हुआ? मतलब हम कह रहे हैं कि ये वाला चीज बंद कर देना चाहिए, तो आपने कहा कि नहीं, नहीं बंद करना चाहिए। तो बताइएगा ना क्यों नहीं बंद करना चाहिए? इसमें बेवकूफी का कार्य सोचना नहीं सोचना, ये कोनो मतलब का तर्क आपने दिया? आप बोलते कि हाँ ये कारण है, इस कारण से बंद नहीं करना चाहिए, चाहे ये कारण हम दे रहे इस कारण से आपको बंद कर देना चाहिए। तो इस प्रकार के बेवकूफी के कार्य आखिर सोचे भी कैसे जा सकते हैं? ये कोई तर्क तो नहीं हुआ, इसलिए कुतर्क हुआ, ये बिल्कुल ही गलत। क्या सनसनीखेज समाचार पत्रों को प्रतिबंधित होना चाहिए? तो बोला कि हाँ। क्यों? कोई परेशानी नहीं। क्या कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी क्या नहीं? कोई परेशानी नहीं, हमारे पास कई अच्छे समाचार पत्र हैं। ये कौन मतलब का बात है? देखिए तर्क दीजिए ना। आप किसी पेपर को बंद करने का, समाचार पत्र को बंद करने का बात कर रहे हैं, तो बोल रहे कि हाँ हमको कोई परेशानी नहीं, हमारे पास कई अच्छे समाचार पत्र हैं। ये बिल्कुल क्या गलत तर्क है। तो 30 नंबर का भी हुआ, दोनों का दोनों तर्क क्या चीज? तो गलत। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। एक टेस्ट में 30 क्वेश्चन ही होता है बाबू। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में टेस्ट 3 के साथ। तो नेक्स्ट क्लास कल आप लोगों के लिए टेस्ट 3 आपके साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।